तो चलिए सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये वर्ष पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है। तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण से जहाँ रेवेन्यू कम हुआ वहाँ खर्च भी कई चीज़ों पर कम हुआ। खास करके जो इंजीनियरिंग के काम थे वहाँ लॉकडाउन के कारण से लेबर उपलब्ध नहीं हुई, ठेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया। तो लगभग 2 महीने एक प्रकार से इस साल में हमें इन सारे कामों के कारण से कठिनाई हुई है, जिसमें से खर्च भी कुछ कम हुआ है। फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत रही है जो पिछले बजट के अनुमानों के हिसाब से, उसको हमने अतिरिक्त ऋण लेकर के ये किया है। आपको ध्यान में होगा कि हमने उस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी और उसके अंदर एक सहमति बनी थी कि यह समय ऐसा है कि इस समय अगर कुछ ऋण ज्यादा लेना भी पड़े तो लेना चाहिए। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा इंटरेस्ट रेट्स है, ओल्ड एज पेंशन आ गई सब उसमें, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे अपने टाइमली दिए हैं। कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने दी है। बहुत प्रांतों में तो कई प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए। हमने एक ही प्रावधान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड ये एक बनाया था, अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा इंटरेस्ट रेट्स है, ओल्ड एज पेंशन आ गई सब उसमें, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे अपने टाइमली दिए हैं। कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने दी है। बहुत प्रांतों में तो कई प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए। हमने एक ही प्रावधान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड ये एक बनाया था और उसमें हमें लगभग 350 करोड़ रुपया, शायद 290 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उपलब्ध हुआ था। वो खर्चे लगातार हम कर रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ अभी भी, क्योंकि कोविड की आवश्यकता कभी भी हो सकती है, तो उसमें काम हमारा हो रहा है जो सरकारी खर्चों के अलावा। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव और आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की वो सारे किए जाए। खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव न पड़े। बाज़ारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने एक विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं कि सावधानी बना करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रभाव इसका दोबारा से फिर आगे बढ़े, तो इसकी सावधानी बरतने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हमने कर दी हैं। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी उसमें भी हमारा अचीवमेंट लगभग ठीक है। चाहे वो पहली बार वैक्सीनेशन का टीका लगाया है, चाहे कुछ लोगों को दूसरी बार भी उनकी 382 हॉस्पिटल ऐसे जो आयुष्मान भारत में एम्पेनल्ड हैं, उनको सबको ऑथराइज किया है। अभी पहले दिन ही 1 तारीख को, जिसमें से 49 जो है फंक्शनल हो गए, बाकी सबको कहा अपनी फंक्शनली शुरू करें। वहाँ 250 रुपये का रेट रखा गया है कि 250 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज न करे। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी आएगा उसको फ्री इंजेक्शन लगेगा, उसमें वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का लेवल का व्यक्ति होगा, वहाँ फ्री सर्विस ये रहेगी। सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है। इसमें हमने और भी विचार किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकेंगे जो इनके वैक्सीनेशन टीकों के जो सेंटर्स हैं।
अभी पर्याप्त हैं जितनी संख्या अभी चल रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ग्रुप्स के हिसाब से बुलाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर हमने तैयारी कर रखी है कि इसके सेंटर्स और बढ़ाए जाएं। इसी प्रकार एक विषय 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की शीट जो आपके सामने में रखता हूं, ठीक 2014 से मैं 6 साल का जो आंकड़ा आपके पास रख रहा हूं, इसमें हर महीने का जो हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में 2-4 रुपए का हर महीने में अंतर होता है, तो जो हाईएस्ट रेट्स हैं वो बता रहा हूं कि 2014 के अगस्त में 73 रुपए पेट्रोल था, 73 रुपए 21 पैसे एवरेज। 2015 में ये 70 रुपए 95 पैसे हुआ, 2-3 रुपए कम हुआ। फिर ये 16 में 66 रुपए हुआ, 17 में 70 रुपए 79 पैसे हुआ, 18 में जून के अंदर 78 रुपए हुआ, 19 के अक्टूबर में 73 रुपए 89 पैसे हुआ, 2020 में 80 रुपए 23 पैसे हुआ, एक बार बीच में 83 रुपए 99 पैसे भी हो गया था 2018 के अक्टूबर में, 83-99, और अभी फरवरी का जो रेट है एवरेज 84 का हुआ है। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84, या 73 में अगर लोएस्ट है एक बार तो 66 है, 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीजों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीजों में होता है। दूसरी बात, ये रेट जो होते हैं वो केवल हम अपने देश की ये प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब विदेश से आते हैं, और विदेश में लाते समय हमको जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का, उससे भी प्रभावित होते हैं। भी 2014 के अंदर ये रेट था 59 रुपए 16 पैसे जून में, 15 में ये हुआ 66 रुपए, 16 में हुआ 68 रुपए, 17 में हुआ फिर 67-47, 18 में 72 रुपए, 19 में 71 रुपए 90 पैसे, 20 में 76 रुपए 37 पैसे, और 21 में अभी मार्च में चल रहा 73 रुपए 32 पैसे। यानी अगर 76 और 59 का दोनों का अंतर निकालें तो ये 27 रुपए, कितना 17 रुपए होता है। तो 59 में अगर 17 रुपए बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इट्स मोर देन 25%। क्यों? क्योंकि 30% हो जाएगा। 60 रुपए 16 पैसे जून में, 15 में ये हुआ 66 रुपए, 16 में हुआ 68 रुपए, 17 में हुआ फिर 67-47, 18 में 72 रुपए, 19 में 71 रुपए 90 पैसे, 20 में 76 रुपए 37 पैसे, और 21 में अभी मार्च में चल रहा 73 रुपए 32 पैसे। यानी अगर 76 और 59 इनका दोनों का अंतर निकालें तो ये 27 रुपए, कितना 17 रुपए होता है। तो 59 में अगर 17 रुपए बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इट्स मोर देन 25%। क्यों? बल्कि 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30% से भी ऊपर हो गया। तो 30% से ऊपर एक्सचेंज रेट का अंतर आ गया, और लगभग इतना ही पेट्रोलियम का रेट है, ऐसे ही लगभग डीजल का रेट है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, एक इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चीजें चलती हैं। इसलिए ये दोनों जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो ये एट पार चल रहा है पिछले 6 साल से। लेकिन आज चूंकि मुद्दा नहीं है, इसलिए एक डीजल की, पेट्रोल की बात कह करके जनता को भ्रम में डालना, ये उनका एक सिस्टम है। तो मैंने आपके सामने इसलिए विषय रखा है।
इसके साथ एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जो हमने एसआईटी गठित की थी, एसआईटी उसकी भी बहुत लोगों ने चर्चा की कि हाँ उसके बारे में चर्चा बताएं, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सब लोगों का एक मत था। इसमें मेरा कहना इतना है कि ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ विषय था ये सारा सिस्टम ऐसा है जो कई वर्षों से इसके ऊपर सब सरकारें काम कर रही हैं। कोई हमने ही किया ऐसा नहीं, पहले भी लोगों ने किया ही होगा। और तो बजट सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है और इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम बातें कही हैं। वहीं कोरोना रिलीफ फंड को भी उन्होंने बताया कि 290 करोड़ अब तक इसमें ऐड हो चुके हैं और आगे भी इसी तरीके की सहायता लोगों तक पहुंचती रहेगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।